हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम अस्त्र मिसाइल फैमिली के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ लोगों के छोटे मोटे डाउट्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अस्त्र मिसाइल पर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, पर आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो इनिशियल अस्त्र मिसाइल के ऑर्डर दिए गए थे वो Su-30 MKI के साथ एक्टिव है नंबर 15 स्क्वाड्रन में, जिसको लांसर्स कहा जाता है, और ये सिरसा एयरफोर्स बेस पर बेस्ड है जो कि हरियाणा में आता है। तो ये वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आता है जो कि पाकिस्तान के अराउंड है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है जो कि एक्टिव सीकर को यूज़ करती है और मैक्सिमम 110 किलोमीटर की रेंज देती है अगर 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च करी जाए। ये रेंज सर्टनली डिक्रीज करती है। 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये रेंज 44 किलोमीटर हो जाती है और सी लेवल पर ये रेंज 20 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ पर जो 110 किलोमीटर की रेंज बताई गई है वो हेड ऑन चेस के लिए है। टेल चेस यानी कि जब एयरक्राफ्ट आपसे दूर भाग रहा हो तो ये रेंज फिर से कम हो जाती है और आपको 20 किलोमीटर के अराउंड की मिलेगी। ये सेम ट्रेंड सारी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल में फॉलो होता है। रेंजेस और नंबर्स वेरी करते हैं। तो हमने अपने पास्ट के एनालिसिस में ये बात बताई थी कि ये जो अस्त्र मिसाइल है ये कैपेबिलिटी में रशियन R-77 से बेटर है और अमेरिकन AMRAAM C5 वर्जन से, जो कि पाकिस्तान द्वारा यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम कंट्रीज़ द्वारा यूज़ किया जाता है, थोड़ी सी बेटर है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाकर एक और डाउट हम क्लियर कर दें। तो किसी ने अगर कल ग्राउंडिंग साइडविंडर का वीडियो देखा होगा, वहाँ पर उन्होंने अस्त्र मिसाइल फायर करी थी और ये बात कही थी कि इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को AMRAAM से थोड़ा नीचे रखा गया है, पर हमने डेवलपर्स से कंफर्म किया जो कैपेबिलिटी है वो एक्चुअली AMRAAM से थोड़ी सी बेटर है। तो यहाँ पर उन्होंने एक गलती करी थी। बट अगेन DCS एक्यूरेट नहीं होता। इवन हमने SG-10 के साथ भी पास्ट में ऐसा ट्रेंड देखा था कि वो अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा बेटर मिसाइल थी, बाद में उसको डाउनग्रेड किया गया था। तो जो DCS फॉलो करते हैं उनके लिए हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि वहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। तो अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स है ये कैसे काम करती हैं? क्या होता है कि जब आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं, शुरुआत में एक रॉकेट की मोटर चलती है जो मिसाइल को बूस्ट करती है अपनी मैक्सिमम स्पीड पर। जैसे अस्त्र के केस में इसको मैक 4.5 तक बताया जाता है, तो ये मैक 4.5 तक जाएगी, पल्स ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो एक बार मोमेंटम मिल गया उसको यूज़ करते हुए मिसाइल फर्दर अपना आगे का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और जो उसके कंट्रोल सरफेसेस होते हैं वो उसे मनवर कराते हैं टारगेट की तरफ। तो अगर मान लीजिए टारगेट 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो मिसाइल का जो खुद का सीकर होता है उसकी रेंज अराउंड 15 to 20 किलोमीटर होती है 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। तो ये जो बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पर मिसाइल का खुद का सीकर काम नहीं कर सकता, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस एयरक्राफ्ट ने मिसाइल को फायर किया है उसका रेडार देता है, जिसके लिए मिसाइल में एक डेटा लिंक लगा रहता है। तो फायर कंट्रोल रेडार से जो टारगेट की इन्फॉर्मेशन है वो डेटा लिंक के थ्रू मिसाइल में जाती है और मिसाइल उसको फॉलो करते हुए टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी हम मिसाइल की रेंज को डिस्कस करते हैं तो उसे हमेशा मिस आउट कर देते हैं, वो मिसाइल की बैटरी है। तो मिसाइल के जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं, रेडार होता है, डेटा लिंक होता है, ये सब बैटरी पावर्ड होता है और एक छोटी सी बैटरी जो है वो मिसाइल में ही लगी रहती है जो कि इन सबको पावर करती है, जिसकी खुद की एक स्मॉल लाइफ ड्यूरेशन होती है। बेसिकली ये हाई एनर्जी और स्मॉल वेट की सिल्वर जिंक बैटरीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अस्त्र की रेंज 110 किलोमीटर क्लेम करी जाती है 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से, तो आप कहेंगे कि हम इसे MiG-31 में लगाकर 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च करेंगे तो हमको यहाँ पर 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी रेंज से जाने से पहले इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो रडार सीकर वगैरह काम करना बंद कर देगा, मिसाइल वैसे ही बेकार हो जाएगी। तो ये जो बैटरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो ये हैं कि मिसाइल का जो छोटा सा सीकर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे एयरक्राफ्ट में रडार को कूल करने के लिए एयर कूलिंग होती है, लिक्विड कूलिंग के ऑप्शन होते हैं, मिसाइल के अंदर ये नहीं होता है और ज़्यादा हीटअप होने से जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट होती है। तो सीकर को आपको ऐसे डिज़ाइन करना है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हीटअप ना हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा अफेक्ट ना हो, पावर कंजम्पशन बेयर मिनिमम हो और हीटिंग की वजह से जो आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए जो सीकर टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है।
तो जब हम AESA सीकर की बात करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। साथ में वहाँ पर कूलिंग की भी बात आ जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी चीज़, आप बैटरी को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। अगर मिसाइल का वज़न बढ़ता है तो उसकी मनोवरिंग करने की क्षमता जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब रॉकेट बूस्टर बंद हो जाता है तो मिसाइल अपने गेंड मोमेंटम पर ट्रेवल करती है। वज़न ज़्यादा होगा तो हर मोमेंट पे जो एनर्जी लॉस है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा गिरेगी और फाइनली टारगेट को हिट करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा वज़न भी अच्छा नहीं है मिसाइल के लिए। तो लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। जब PL-15 से कहा जाता था कि ये 400 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में नहीं रखा जाता होगा, क्योंकि जो मिसाइल 400 किलोमीटर तक की रेंज पर स्ट्राइक करने में सक्षम होगी उसका वज़न 600-700 किलो से कम का नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ड्यूल पल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बड़े बूस्टर से चाहिए, उसके बाद एक बड़ी सी बैटरी चाहिए जो कि इतने डिस्टेंस तक मिसाइल को गाइड कर सके, उसके कंट्रोल सरफेसेस को चला सके। क्योंकि अगर आपका एयरक्राफ्ट मनोवरिंग है तो वो 400 किलोमीटर तक जब तक मिसाइल पहुंचेगी तब तक कितने सारे मनोवर्स परफॉर्म कर चुका होगा और मिसाइल को आपके कोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर मिसाइल किसी तरह उतने डिस्टेंस पर पहुंच जाए तो उसकी एनर्जी इतनी ख़त्म हो चुकी होगी कि वो मनवर ही नहीं कर पाएगी अपने वज़न की वजह से एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो लॉन्ग रेंजेस की मिसाइल होती हैं ये स्लो मनवरिंग टारगेट यानी कि टैंकर्स और एवैक्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने ये उतना काम नहीं कर पाएंगी। हाँ, लेकिन अगर ग्राउंड टारगेट है और फिक्स्ड ग्राउंड टारगेट है तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। साथ में यहाँ पर कंट्रोल सरफेसेस को भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो रेंज भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। और यही कारण है कि ड्यूल पल्स वाली जो रुद्रम है, जो कि अराउंड 600 किलोग्राम्स की मिसाइल है और दिखने में बिल्कुल अस्त्र की तरह दिखती है, ये 250 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज आपको दे देती है। तो अपने ड्यूल पल्स और भारी बैटरी के साथ साथ रुद्रम भारी इसलिए भी है क्योंकि वो मिलीमीटर वेव रडार और पैसिव होमिंग सीकर को यूज़ करती है, जो कि रेडिएशन को पकड़ते हुए उसकी तरफ मिसाइल को गाइड करता है। बाकी रुद्रम मिसाइल एक डिफरेंट कैटेगरी है, पर दिखने में जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली अस्त्र की तरह ही है और माना ऐसा जाता है कि जो अस्त्र मार्क 2 है वो काफ़ी हद तक रुद्रम की तरह दिखेगी। और इसको एक्चुअली इलिस्ट्रेट किया है कुंतल बिस्वास ने अपने रेंडर्स में और काफ़ी बेहतरीन रेंडर्स उन्होंने बनाए हैं अस्त्र मार्क 2 के। तो अस्त्र मार्क 2 की ही बात करें तो अस्त्र मार्क 2 जो है वो ड्यूल पल्स वाली मिसाइल होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम रेंज 160 किलोमीटर की बताई गई है और दिखने में वो अस्त्र की तरह होगी। तो जब हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल की बात करते हैं तो एक बड़ा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है वज़न के साथ, क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पल्स की वजह से तो वज़न बढ़ेगा ही, साथ में एक बड़ी बैटरी भी लगानी पड़ेगी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक एंड्योरेंस को दे। तो वज़न के साथ ट्रेड ऑफ करने का मतलब ये है कि एंड गेम में एनर्जी जल्दी लूज़ होगी जैसे जैसे मनवर को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ड्यूल पल्स वाली मिसाइल बनाते समय दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े और जो सेकंड पल्स है उसका फ़ायदा मिले, उससे नुकसान ना हो। तो PL-15 मिसाइल का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी मैक्सिमम रेंज 148 किलोमीटर बताई जाती है और वज़न उसका 210 किलोग्राम का है। खैर 400 किलोमीटर तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं था, इवन चाइनीज़ मिसाइल भी इतनी रेंज की नहीं होगी। बाकी ये जो 148 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है। तो जो SG-10 मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर की रेंज देती है, या फिर PL-12 मिसाइल है, उसका वज़न 180 किलोग्राम्स का है। तो यहाँ पर उससे जो वज़न इंक्रीज़ हुआ है वो करीबन 30 to 40 किलोग्राम्स का है। तो लास्ट स्टेज में ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो सेकंड पल्स है वो कब स्टार्ट होती है, क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर बहुत जल्दी लूज़ होगी मनवर करते समय। तो ये जो 148 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज है ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगी जो आपके लो मनवरिंग टारगेट्स हैं, जैसे टैंकर्स हो गए, अवैक्स हो गए। और फाइटर के अगेंस्ट में कितना इफेक्टिव होगा ये डिपेंड करेगा कि सेकंड पल्स कब इग्नाइट होती है और कितनी स्पीड पर बूस्ट करती है इस मिसाइल को। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 का भी वज़न जो है अराउंड 200 to 220 किलोग्राम्स के आसपास का ही होना चाहिए। और रुद्रम के कंपैरिजन में जो उसकी बूस्टर स्टेजेस हैं और जो बूस्टर स्टेजेस हैं वो छोटी स्टेजेस की होनी चाहिए और उनको ऐसा टाइम किया जाना चाहिए ताकि कम से कम आपको 100+ किलोमीटर में उसकी मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।